पौड़ी जिले के जंगलों में इस बार बड़ी मात्रा में काफल देखे जा रहे हैं। जंगलों में आग न लगने के कारण इस बार काफल की अच्छी पैदावार हुई है। यहाँ जंगली फल न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सशक्त माध्यम भी बनता जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर बिष्ट के अनुसार अप्रैल मई के दौरान गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में भरपूर मात्रा में मिलने वाला काफल ग्रामीण बच्चों और युवाओं द्वारा एकत्र किया जाता है और स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। पौड़ी जैसे क्षेत्रों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो काफल को संगठित स्वरोजगार के रूप में विकसित कर पहाड़ी युवाओं को स्थायी आजीविका का अवसर दिया जा सकता है। काफ़ी जो हमारी चीज़ें जो हम नहीं खरीद पाते उसमें थोड़ा बहुत सहायक रहती है ये चीज़ें। बाकी हम आगे मतलब मज़दूरी करके या काफ़ल बेच के जो चीज़ नहीं खरीद पाते उनको खरीद लेते हैं, जैसे कॉफ़ी किताब घर के सामान ऐसे अन्य चीज़ खरीदते हैं। सर हम जंगल से लाते हैं काफ़ल, बहुत दूर से उन्हें तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि हम ग्रामीणों को जो काफ़ल नहीं तोड़ पाते उनको सबको काफ़ल खिलाने का सबसे बड़ा वो मानते हैं। जैसा हम एक गिलास 30 का बेचते हैं और जब हमारे काफ़ल लगभग 2, 250, 300 के बिक जाते हैं। देखिए, स्वरोजगार की जहाँ तक बात है, काफ़ल एक अच्छा स्रोत है स्वरोजगार का भी। और जिस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जंगलों में जाके अप्रैल मई और जून के महीने में अधिकतर समय में काफ़ल का ये सीज़न होता है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ये काफ़ल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी वो पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और क्योंकि केवल ठंडे इलाकों में ही काफ़ल जो है ये देखा जाता है, और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ल पौड़ी जो गढ़वाल मंडल मुख्यालय है यहाँ पर बहुत आयत में देखने को मिलता है, और यही हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों के स्वरोजगार का भी एक माध्यम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए और स्वरोजगार के एक स्रोत के रूप में भी काफ़ल को बढ़ावा देना चाहिए। काफ़ल उत्तराखंड की पहाड़ों का एक अनमोल फल है, जो जंगली फल है। इसका आनंद आप जो गर्मियों की शुरुआत होती है, यानी कि चैत के माह से शुरू हो जाता है और अलग अलग ऊंचाई के क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इसका वो होता है, और इसके पीछे कई किंवदंतियाँ भी हैं। वो भी आप ज़रूर सुनते होंगे उन कहानियों को भी कि काफ़ल पाको मीननी चाखो। तो आप जब भी पहाड़ आएँ काफ़ल ज़रूर चाखें, और इससे जो औषधीय गुण है इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो इस काफ़ल को जंगल से ले आते हैं उन युवाओं को रोज़गार भी इससे मिलता है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के भैरवखाल स्थित भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर सियासी तापमान चढ़ गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। डॉक्टर रावत ने मंदिर निर्माण का विरोध करने वालों को अकबर बाबर के अनुयायी बताया, जबकि उन्होंने खुद को राम भगवान का अनुयायी बताते हुए भव्य मंदिर निर्माण का दावा किया। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि धन सिंह पर खुद अकबर बाबर के अनुयायी होने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष धन सिंह रावत ने बिंदेश्वर महादेव मंदिर निर्माण को रोकने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। यह मामला स्थानीय जनभावना, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक रणनीतियों के बीच एक बड़े सियासी मुद्दे के रूप में उभरता नजर आ रहा है। भैरवनाथ जी की कृपा हम सब पे है और उनकी कृपा से आज यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक भव्य मंदिर सभी स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे, और मुझे आशा और विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, तीर्थाटन का केंद्र बनेगा। और जैसे हमारे धारी देवी का मंदिर है, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है, जैसे पोखाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। और मैं इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए, और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो राम के अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। जो अकबर और बाबर के अनुयायी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो ये तय करना है कि कौन किसका अनुयायी है। मैं हमेशा कहता हूं कि धन सिंह रावत जी को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, और चूंकि जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति के दिल में क्या है, उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उस व्यक्ति की सोच क्या है, ये पता चलता है। और कल एक बार फिर उनके दिमाग से नफरत की बातें, उनके दिल से नफरत की बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाहता हूं, और जो लोग इस मंदिर को रोकने का काम कर रहे हैं वो बाबर के अनुयायी हैं। धन सिंह रावत जी, आपको ये स्थिति बहुत पूरी तरह पता है। पहली बात तो यहाँ की मैं बात कर लूं
कि ये स्थिति आपको पूरी तरह पता है कि काल भैरव का जिस मंदिर को आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वो एक प्राकृतिक गुफा में पहले से पता नहीं कब से उस मंदिर में लोग, उस गुफा में लोग पूजा करते आ रहे हैं, और स्थानीय लोगों का ये सेंटिमेंट है कि इस प्राकृतिक गुफा को न छेड़ा जाए। ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वहां की एक लोगों की मानसिकता में ये बात बैठी हुई है कि इस प्राकृतिक गुफा को न छेड़ा जाए। दूसरी बात, लोगों का मंदिर, उस गुफा को बिना छेड़ते हुए अगल बगल कहीं आप मंदिर बनाए तो उसके लिए लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आप मंदिरों के नाम पर जो कब्जा करना चाहते हैं, आपने बूखाल में जिस तरह से बाहर के लोगों को लाकर एक ट्रस्ट बनाकर कब्जा किया, आपने जो यहाँ पर भैरव खाल में जो आप बाहर के लोगों का ट्रस्ट बनाकर कब्जा करना चाहते हैं मंदिरों पर, इस भावना का लोग विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दूं मैं कि स्थानीय लोग, उस गांव के लोग, सौंटी गांव के लोगों ने एक समिति के लिए आवेदन किया और आपने अपने राजनीतिक ओहदे का प्रयोग करके उस विभाग के लोगों को यह दबाव बनाया कि इनकी समिति को रजिस्टर्ड न करने दिया जाए। यह आप पर आरोप है। इसलिए, और इसी सेम टाइम आपने एक दूसरी समिति बाहर के लोगों की बनाकर यहां पर यह काम करने की जो चेष्टा आप कर रहे हैं, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। बेरीनाग नगर क्षेत्र में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नालियां बंद होने के कारण बारिश का पानी कई दुकानों और घरों में घुस गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नाराज व्यापारियों और नागरिकों ने व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी एसडीएम आशीष जोशी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बरसात से पूर्व सभी बंद पड़ी नालियों और कलमटों को खोलने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। एसडीएम आशीष जोशी ने आश्वासन दिया कि एनएच, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और जल संस्थान को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी बंद नालियों और कलमटों को खोलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिससे बरसात में लोगों को राहत मिल सके। आज हम सभी व्यापारी और जितने भी स्थानीय लोग हैं, एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देना है, जिसमें कल रात हुई जो बारिश है उससे कई हमारे दुकानों में पानी घुस गया और कई दुकानों में उनके माल का नुकसान हुआ है। साथ ही जो भी हमारे स्थानीय लोग रह रहे हैं उनके मकानों में भी काफ़ी खतरा हुआ है। ये सब है जो हमारी नालों की सफाई और जो कलमट सारे बंद पड़े हैं बेरीनाग के, उस संदर्भ में आज हम एसडीएम साहब से को हमने ज्ञापन दिया है। और साथ ही हमने इसमें कॉपी किया है एनएच लोहाघाट और नगर पालिका परिषद बेरीनाग को भी इस संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये बरसात की भी एक शुरुआत है। बरसात शुरू होने में समय है, अभी से अगर ये हाल है तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मौका रहते हैं अभी इसमें इस पर कार्य करने की सख्त ज़रूरत है। जी, आज यहाँ पे व्यापार मंडल के सदस्य और स्थानीय जनता आए थे, जिन्होंने अवगत कराया कि कल शाम को जो बेरीनाग क्षेत्र में, बेरीनाग शहर में जो अतिवृष्टि हुई है उस वजह से कई दुकानों में, घरों में पानी घुसा है। और इसकी वजह, जो मुख्य वजह बताई गई है, वो है कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो कई जगह पे ब्लॉकेज है। ये बात मेरे संज्ञान में भी अभी आई है और मैंने इसी क्रम में सभी संबंधित विभागों को, जिसमें एनएच, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, जल संस्थान, सभी को एक पत्र मैं अपने स्तर से जारी करूंगा और इसमें एक जॉइंट एक इंस्पेक्शन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसा ब्लॉकेज है और मानसून काल शुरू होने से पहले ये सारे ब्लॉकेज को खुलवा के नगर की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्यवाही करी जाएगी। बागेश्वर वन प्रभाग में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव और सराहनीय कदम उठाया गया है। अब वन विभाग चीड़ की सूखी पत्तियों, जिन्हें स्थानीय भाषा में पिरूल कहा जाता है, का उपयोग कर पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी चेक डैम बना रहा है। यह नई तकनीक वर्षा जल के तेज बहाव को रोकने और मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण पाने में कारगर सिद्ध हो रही है। योजना के तहत स्थानीय गधेरों और जलधाराओं के किनारे पिरूल एकत्र कर प्राकृतिक बांध के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह चेक डैम मृदा क्षरण को रोकने के साथ साथ वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद कर रहे हैं। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी और जैव विविधता को भी संजीवनी मिलेगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक उदाहरण बनकर उभर रही है। आज छतीना आरक्षित के अंतर्गत हमारे फायर वॉचरों और हमारे स्टाफ द्वारा जितना भी पिरूल एकत्रित है उसका उपयोग करने हेतु हमारे यहाँ जो ये नाले बने हुए हैं जिनमें मृदा अपरदन की घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने हेतु और पिरूल के उपयोग के लिए हमारे यहाँ पिरूल चेक डैम का एक इनिशिएटिव हमारे वन प्रभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें हम प्रत्येक नाले में, प्रत्येक क्रूज स्टेशन स्तर पर चेक डैमों का निर्माण कर रहे हैं। और यह वर्षा जल संरक्षण के साथ साथ जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं उसको भी कम करने में हमारे वन प्रभाग का एक प्रयास है।
लाल कुआं नगर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। नगर पंचायत प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि जल्दी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पंचायत द्वारा शहर में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक घर को डस्टबिन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग सड़कों, नाली और खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकते हैं, जिससे न केवल शहर गंदा होता है बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। अब नगर पंचायत की विशेष टीम विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी करेगी और गंदगी फैलाने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पंचायत लाल कुआं नगर क्षेत्र को स्वच्छ और अच्छा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा बोर्ड भी इसमें लगा सजग है, हमारे कर्मचारी भी, और इसीलिए हम लोग रेगुलर डेली डोर टू डोर यहाँ कूड़ा गाड़ी अपनी चलाते हैं। जो सकरी गलियाँ हैं जिनसे कूड़े की गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए हमने रिक्शा की भी व्यवस्था करी है और हमारा ये कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कुछ लोगों का किस प्रकार की उनकी मानसिकता है कि गाड़ी आ रही है आपके यहाँ से, और यहाँ नगर क्षेत्र में यूज़र चार्ज भी मात्र 25 रुपये ही अभी घरों से लिया जाता है, तो उसके बावजूद भी वो लोग सड़कों पर फेंक दे रहे हैं। अगर आप कुछ घंटे उसको रख लें और जब गाड़ी आए तब डाल दें, तो हम खुद को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने आसपास को भी स्वस्थ रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे। लेकिन कूड़ा फेंक देने से आप, ऐसा नहीं है कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, उसमें मक्खी मच्छर कीड़े बैठेंगे, वो आपके लिए भी हानिकारक हैं और आपके मोहल्ला पड़ोस के लिए भी हानिकारक हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से, आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि खुले में कूड़ा बिल्कुल ना फेंकें। ये एक दंडनीय अपराध भी है। माननीय न्यायालय द्वारा, एनजीटी द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, सभी द्वारा इस मन में बार बार जागरूकता की जा रही है। हमारे द्वारा भी इसमें बार बार अपील की जाती है। तो इसमें हमें आप सहयोग करें। आप कूड़ा केवल गाड़ी में डालें। हमारे कहीं किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, आप मुझसे संपर्क करें, मेरे कर्मचारियों से संपर्क करें। हमारी गाड़ी हर हाल में कूड़ा आपका लेके जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।